जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो भर्ती 2023 जो री एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसके लिए जीके का जो मॉक टेस्ट हमने शुरू किया था, उसी में एक और मॉक टेस्ट लेके मैं आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? कहने का मतलब दोस्तों, कौन सा एक प्राइमरी मेमोरी है। दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा आपका? देखो, ये हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप और ऑप्टिकल डिस्क ये सेकेंडरी होती हैं। रैम जो होती है ना दोस्तों, ये प्राइमरी मेमोरी होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये एक प्राथमिक मेमोरी है, ये आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, पूछा जाए तो आप इसको याद रखना। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रैम स्थायी मेमोरी है या अस्थायी, तो ये अस्थायी होती है। ठीक है, रैम अस्थायी मेमोरी होती है और ये प्राथमिक मेमोरी होती है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? दोस्तों, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है कि कौन सा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक जो होता है ये आपका एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश करता है और उस संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर को क्षति जिससे पहुंचेगी उसको हम बोलेंगे अटैक सरफेस या हमला। ठीक है, तो इसका जो सही होगा आपका ऑप्शन ए। एक्चुअल में ना मालवेयर हम बोल सकते हैं। मालवेयर, मालवेयर जो भी हमारे सिस्टम को मतलब क्रैश करने वाला या सिस्टम को हानि पहुंचाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, वो मालवेयर होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण और डेटा मूल प्रमाणीकरण प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीकों के उपयोग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसे क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, गोपनीयता, डेटा अखंडता और या इकाई प्रमाणीकरण, इन सब का जो तकनीक होती है उसको हम बोलेंगे क्रिप्टोग्राफी। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत कितना है? दोस्तों, यूपी में कितनी भूमि है जो कृषि योग्य भूमि है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन डी, 68.7%। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एरिया 240,928 वर्ग किलोमीटर है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, रट के जाइएगा। उत्तर प्रदेश का एरिया कितना है? 240,928, और ये संपूर्ण भारत का 7.33% है। ये आप याद रखिएगा कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है यूपी का क्षेत्रफल? तो 7.33। और ये जो यूपी है ना, ये जनसंख्या के मामले में भारत का नंबर 1 राज्य है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत में किस राज्य में निवास करती है? यूपी में। और इसकी जनसंख्या मतलब भारत की जनसंख्या का 16.5% अकेले यूपी में रहता है। क्लियर दोस्तों? याद हुआ? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? दोस्तों, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस होता है। 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस। क्लियर? और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद? तो वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, ये आज़ादी के बाद जब उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचित हुई तो उसके बाद पहले मुख्यमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? वो है बारहसिंगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। ये भी आप याद रखना। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? वो अशोक है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसु, जिसको पलास भी बोलते हैं, पलास। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो सरकारी चिन्ह है वो क्या है? तो वो है आपका 2 मछली है, गंगा यमुना की धारा उसमें दिखाई गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 108, क्या कहा गया है? रामचरितमानस का कौन सा कांड सबसे छोटा है? दोस्तों, रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? दोस्तों, रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बाल कांड। ये आप याद रखिएगा, सबसे छोटा पूछेगा तो
किष्किंधा कांड। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि रामचरितमानस की रचना किसने की है, तो रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की है। ठीक है। और ये जो रचना है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो रामचरितमानस जो है ये बैसवाड़ी अवधी में लिखी गई है। ये आप याद रखना, अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है। इसमें भगवान राम को आराध्य मानकर उनकी स्तुति की गई है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं एक्चुअली बता दूं दोस्तों आपको, जो रामचरितमानस है इसमें कितने कांड हैं, इसमें 7 कांड हैं। जैसे पहला कांड इसका बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा अरण्य कांड है, चौथा आपका किष्किंधा कांड है, पांचवा सुंदर कांड है, और छठा लंका कांड है, सातवां उत्तर कांड है। तो 7 कांड इसमें लिखे गए हैं। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपका, आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों, आलू के उत्पादन में यूपी ये पहले स्थान पर आता है, याद रखना इसके बारे में। और किस किस मामले में यूपी प्रथम स्थान पर है, गन्ने के मामले में, आम के मामले में, दूध उत्पादन में, गेहूं के मामले में, ये सारे मामलों में उत्तर प्रदेश क्या है आपका, ये प्रथम स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। दोस्तों, भारत का आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। ठीक है। हिमाचल की राजधानी है शिमला, वहाँ पे भारत का आलू अनुसंधान केंद्र है। और अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये लीमा में है। पेरू की राजधानी लीमा है, और लीमा में मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। एक चीज़ ध्यान रखना, आलू तने का उदाहरण होता है, ना कि जड़ का। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछोछा दरगाह शरीफ है। दोस्तों, किछोछा दरगाह शरीफ ये कहाँ पर है, दोस्तों ये अम्बेडकर नगर जिले में आती है। ठीक है। अम्बेडकर नगर जिला, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, क्या अम्बेडकर नगर जिले में कोई मेला लगता है। हाँ दोस्तों, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है, तो अम्बेडकर नगर जिले में लगता है गोविंद साहब मेला। रट लेना इस क्वेश्चन को, बहुत आता है एग्जाम में। गोविंद साहब मेला ये अम्बेडकर नगर में लगता है। ठीक है, याद रखना। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, इसका नाम क्या है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो टाइगर रिजर्व है ना, इसका नाम दुधवा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है। तो दुधवा नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 109, श्रीमती एन राजन का संबंध किस यंत्र से है। दोस्तों, श्रीमती एन राजन जो है ना, ये वायलिन वादन करती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, वायलिन वादन। सितार के लिए आप याद रखना पंडित रविशंकर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इलाहाबाद में किस वर्ष अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना है। दोस्तों, इलाहाबाद में अर्धकुंभ कहाँ पर होगा, तो इलाहाबाद में होगा। कब होगा, 2019 में। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, लेकिन अब जो होगा ना वो 2025 में होगा। ठीक है। अब जो कुंभ लगेगा इलाहाबाद में वो 2025 में लगेगा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये कब बना था, तो 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। तो कभी ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि यूपी का पेपर आप दोगे तो यूपी के बारे में पूछा जा सकता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866 में हुई थी आगरा में, ये भी आप ध्यान रखना, आगरा में स्थापना हुई थी इसकी। क्लियर दोस्तों। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने जज होते हैं, 160। इसकी स्ट्रेंथ 160 जज की होती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर गीत का गायन किया जाता है। दोस्तों, सोहर जो गाया जाता है ना, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आपका, लठमार होली कहाँ पे प्रसिद्ध है। दोस्तों, लठमार होली ये बरसाना की प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। मथुरा वाले क्षेत्र में होती है, तो ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, बरसाना। अच्छा, यहाँ पे ना एक वृंदावन में एक मंदिर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पागल बाबा मंदिर। तो पागल बाबा मंदिर ये कहाँ पर है, तो यूपी में है, मथुरा जनपद में, और ये वृंदावन में आता है। ठीक है, पागल बाबा मंदिर 11 मंजिल का बना हुआ है, पूरा वाइट संगमरमर का है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह किसका है। दोस्तों, मिट्टी की बारात जो कविता संग्रह है ना, वो शिव मंगल सिंह सुमन का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, शिव मंगल सिंह सुमन। याद रखना दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है महादेवी वर्मा। क्या आपको पता है महादेवी वर्मा को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ मिला था। यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ दिया गया था 1982 में, 1982 में मिला था दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूट है। तो दोस्तों भारत में या उत्तर प्रदेश में सेंट्रल फुटवेयर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? आपका ये आगरा में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आगरा। दोस्तों आगरा के बारे में एक चीज़ याद रखना, आगरा में एक मेला लगता है और बड़ा फेमस मेला है। आगरा में एक मेला लगता है जिसका नाम है आपका बटेश्वर मेला। एक मेला बहुत आता है आपका आगरा जिले का, और वो है आपका बटेश्वर मेला। तो ये आप याद रखना, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है? आगरा में। और एक और याद रखना, कैलाश मेला। कैलाश मेला भी कहाँ लगता है दोस्तों? आगरा में लगता है, ठीक है। और सुलहकुल उत्सव एक त्यौहार होता है जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानते हैं। तो सुलहकुल उत्सव ये कहाँ पर लगता है? तो ये भी आगरा में लगता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है आगरा के बारे में, कि आगरा शहर जो है ना ये यमुना नदी के किनारे है। अगर आपके एग्जाम में आए कि उत्तर प्रदेश का आगरा शहर किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। और आगरा में एक झील है, कीथम झील। कीथम झील जो कि उत्तर प्रदेश की एक रामसर साइट है, वो कहाँ पर मिलेगी आपको? वो आगरा में तो है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? दोस्तों 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या रहती है ना यूपी में, वो इलाहाबाद में रहती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, सॉरी बी नहीं, ए, इलाहाबाद प्रयागराज। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, और इन 75 ज़िलों को हमने 18 मंडल में विभाजित किया है, ठीक है दोस्तों। ये आप याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? 80। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? 31। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। लोकसभा की सीटें 31 और राज्यसभा की सीटें, सॉरी लोकसभा 80 और राज्यसभा 31 है, क्लियर। चलिए, चोल अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? दोस्तों चोल काल में जो जैन सभाओं को भूमि दान में दी जाती थी उसे पल्ली छांदम कहा जाता था, पल्ली छांदम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पल्ली छांदम, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो साला भोग है, साला भोग क्या होती थी? विद्यालयों को दी गई भूमि साला भोग कहलाती थी। और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? दोस्तों भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी है भारत में, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तुगलक वंश में कौन सा ऐसा राजा था जिसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया है। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय से की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीनपना शहर, एक दिल्ली में एक शहर है दीनपना, जो इन्हीं ने बसाया था। दीनपना नगर में जो लाइब्रेरी थी उसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो ये आप याद रखना, हुमायूं बाबर का बेटा है हुमायूं, ठीक है। और हुमायूं जो है ना, इसका जन्म हुआ था 1508 में, काबुल में हुआ था। और 1530 में तो मतलब ये गद्दी पर बैठता है, ये आप याद रखना। हुमायूं ने 2 युद्ध लड़े अपने जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक चौसा का युद्ध 1539 और एक कन्नौज का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, और दोनों युद्ध में हुमायूं की हार होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वह कौन सा मुगल शासक था जो सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था? तो वो हुमायूं ही था, ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जहांगीर। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे ना लिखा गया बाबर। बाबर मुगल वंश का संस्थापक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक के कारण मतलब काल में हुई थी? दोस्तों मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ताउस भी कहा जाता था, इसकी स्थापना की थी किसने? शाहजहां ने, ठीक है दोस्तों, शाहजहां। दोस्तों शाहजहां जो है इसके बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। और शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहा जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। अकबर लिखा गया है। दोस्तों अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी,
ये भी आप याद रखिएगा। दीन ए इलाही धर्म किसने बसाया था? अकबर ने। नेक्स्ट आपका बोध गया एक महत्वपूर्ण तीर्थ केंद्र है, क्यों? दोस्तों बोध गया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बोध गया में ही महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था कहाँ पर? बोध गया में। ठीक है, नदी का नाम था निरंजना नदी। और जब गौतम बुद्ध को मतलब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और बुद्ध शब्द का मतलब होता है सर ज्ञान, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बेलगाम अधिवेशन। और ये जो बेलगाम सेशन है ना, ये कर्नाटक में है आपका, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसके सहयोग से हुई? ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन के टाइम के दौरान कांग्रेस बना था। दोस्तों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गांधी जी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी। दोस्तों कौन पीएम थे ब्रिटेन के जिन्होंने कम्युनल जो अवार्ड दिए गए उस वो दिए थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो ब्रिटेन के पहले पीएम थे वो कौन थे? रॉबर्ट वॉलपॉल। ब्रिटेन के पहले पीएम कौन थे? रॉबर्ट वॉलपॉल। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी कौन है ब्रिटेन के पीएम? ऋषि सुनाक। ऋषि सुनाक, और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? वेस्टमिनिस्टर पैलेस। वेस्टमिनिस्टर पैलेस ये किस देश की संसद का नाम है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, ब्रिटेन की संसद को वेस्टमिनिस्टर पैलेस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के कारण खुद को गोली मार ली थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। एल्फ्रेड पार्क में इन्होंने गोली मारी थी अपने आप को 27 फरवरी 1931 को। तो चंद्रशेखर आज़ाद शहीद कब हुए थे? 27 फरवरी 1931 को। याद रखना दोस्तों, ये इलाहाबाद में जगह है, एल्फ्रेड पार्क इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और इलाहाबाद के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनने वाला शहर कौन सा था, तो भारत की एक दिन के लिए राजधानी बनने वाला शहर वो आपका इलाहाबाद ही था। ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जबलपुर मध्य प्रदेश का शहर है, और जबलपुर में नर्मदा नदी धुआंधार झरने का निर्माण करती है। याद रखना, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है जो कि अरब सागर में आती है। ठीक है दोस्तों नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध भी बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, ये नर्मदा नदी पर है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है दोस्तों, और गोदावरी नदी ना ये निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के नासिक में आता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम आप याद रखिएगा त्र्यंबकेश्वर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछी जाती है। दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा किस नदी का नाम है? तो गोदावरी नदी का नाम है। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी महाराष्ट्र के सतारा जिले से निकलती है, महाबलेश्वर से। ठीक है, महाबलेश्वर पठार से निकलती है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन श्रीशैलम बांध स्थित है। याद रखना, नागार्जुन बांध कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर है। और
कृष्णा नदी पर एक चीज़ और याद रखना, ये अलमाटी बांध पूछता है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध है। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से। ठीक है, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो कावेरी है ना, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है कावेरी नदी। और ये दक्षिण भारत की एकमात्र नदी है जिसमें पूरे साल पानी रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तमिलनाडु का एक बांध है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध ये किस नदी पर है? दोस्तों मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। याद रखना इसके संदर्भ में। अगर आपसे पूछा जाता है कि कावेरी नदी ये कहाँ गिरती है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। तो इस अरब सागर में कौन सी नदी अपना मुहाना खोलती है? नर्मदा नदी। नेक्स्ट आपका भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? दोस्तों भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक में है। ऑप्शन सी। देखो अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले और कर्नाटक में वापसी हो रही है आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी कर्नाटक में। तो देखने वाली बात होगी कि कर्नाटक का सीएम कौन बनता है। अच्छा, कर्नाटक के ना 2-3 डांस याद रखिएगा। जैसे यक्षगान पूछा जाता है, यक्षगान, ढोलू कुनीथा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुनीथा वाले डांस बहुत आते हैं एग्जाम में, कुनीथा। और एक भूता कोला बहुत आता है एग्जाम में, भूता कोला ये भी पूछ लेता है आपके एग्जाम में। और एक कंसाले बहुत आता है। कंसाले डांस कहाँ का है? तो कंसाले डांस भी आपका कर्नाटक का है। और भारत में चंदन के वन कहाँ मिलते हैं? भारत में चंदन के वन कर्नाटक में मिलते हैं। क्या कर्नाटक में कोई टाइगर रिजर्व है? तो बिल्कुल है। याद रखिएगा कर्नाटक में एक नागरहोल टाइगर रिजर्व है। ये बहुत आता है एग्जाम में, नागरहोल टाइगर रिजर्व, टी फॉर टाइगर, आर फॉर रिजर्व। ठीक। एक आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी। क्लियर। और कर्नाटक में ना एक सोने की खान भी है। इसके खान के ऊपर तो एक मूवी भी आई थी केजीएफ। तो कोलार सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार गोल्ड फील्ड ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे ना एक राज्य लिखा हुआ है केरल। केरल का ना एक टाइगर रिजर्व आपको बता देता हूँ जो काफ़ी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व ये भारत में कहाँ पर है? केरल में। और केरल में ना साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है। ठीक है दोस्तों। कितना है वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये अरुणाचल का सबसे कम जनघनत्व है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत का जनघनत्व कितना है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जनघनत्व कितना है तो आप कमेंट पे लिख के बताइएगा भारत का जनघनत्व कितना है। 333, 343 कितना जनघनत्व है, या 382 है? ये कमेंट में लिख के बताइएगा कितना है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। दोस्तों भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश का एक नाम और भी है, नेफा। नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में ना एक चीज़ याद रखना, नामदफा टाइगर रिजर्व है जो बहुत आता है आपके एग्जाम में। नामदफा टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में होता है? दोस्तों डेन्यूब यूरोप में बहती है ये नदी। और डेन्यूब नदी का उद्गम जो होता है ना ये आपका जर्मनी में होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जर्मनी। ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? जो ब्लैक फॉरेस्ट है ना, काले वन जिनको कहा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है डेन्यूब नदी, याद रखेंगे। और ये काले सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। डेन्यूब नदी जो है ना ये वोल्गा के बाद यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, जर्मनी के बारे में आपको एक क्वेश्चन बता दूं। जर्मनी की जो संसद है इसको बुंडसटैग कहा जाता है। ये बहुत आता है दोस्तों आपके एग्जाम में। बुंडसटैग किस देश की संसद का नाम है? तो जर्मनी की संसद को बुंडसटैग कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ना वो एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है। अगर आपसे पूछा है सबसे पिछड़ा हुआ महाद्वीप, वो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो अक्षांशों पर, देशांतर पर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध सब में पाया जाता है। ठीक है। और तीनों काल्पनिक रेखाएं जहाँ से गुजरती है वो अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं जिनकी संख्या 54 बताई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, चमेरा बांध
ये किस नदी पर है? दोस्तों चमेरा बांध जो ना ये हिमाचल में है और ये रावी नदी पर बनाया गया है, रावी नदी। और रावी को पुरुषणी कहा जाता है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पुरुषणी, याद रखना। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो सतलज नदी है ये भारत में किस दर्रे से एंटर करती है? सिपकिला दर्रा। सतलज नदी जब तिब्बत से भारत में आती है तो ये हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रे के सहारे भारत में एंटर होती है, याद रखना। और सतलज नदी पर एक बांध बना हुआ है जो बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा दोस्तों, स्टार मार्क कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में है? दोस्तों गैलेरस ज्वालामुखी अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका कोलंबिया में है। कोलंबिया, इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है और यहाँ पे है आपका गैलेरस ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन। नेक्स्ट आपका थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? दोस्तों थोसेघर वाटरफॉल अगर आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में लावणी डांस कहाँ किया जाता है? लावणी महाराष्ट्र का डांस है। गुड़ी पड़वा नया साल होता है कहाँ का? दोस्तों गुड़ी पड़वा नया साल ये महाराष्ट्र में होता है, ये भी आप याद रखिएगा। गुड़ी पड़वा कहाँ का नया साल है? तो महाराष्ट्र का नया साल है गुड़ी पड़वा। क्लियर दोस्तों? अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई है? दोस्तों महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई है। और भारत में सबसे ज़्यादा चीनी कहाँ होती है? वो महाराष्ट्र में ही होती है दोस्तों आपकी। ठीक है, याद रखिएगा। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और मुंबई भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर है। ठीक है, और यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के बाद में किसका स्थान आता है? वो बिहार का स्थान आता है। ठीक है, और बिहार के बाद में आता है पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट आपका पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का प्रतिशत कितना है? दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितनी मानव आबादी रहती है? तो इसका सही होगा 90%। 90%। नेक्स्ट आपका श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? खैर रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं और अभी द्रौपदी मुर्मू ये 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, और ये संथाल जनजाति की है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू और इनका जन्म उड़ीसा में हुआ था, मयूरभंज में। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन जो किया जाता है ना, प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। अच्छा अगर आपसे पूछे कि भारत में जो संघीय वित्त आयोग है या केंद्र का वित्त आयोग, वो आर्टिकल 280 में बनाया गया है और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। भारत में जो पहला वित्त आयोग बना था उसके अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश पावर जो है ना, वो आर्टिकल कौन से में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन 1, 2, 3। आर्टिकल 1, 2, 3 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति लिखी गई है। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123। और राष्ट्रपति का अध्यादेश एक बार में 6 माह तक लागू होता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, ये बहुत आती है आपके एग्जाम में। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? दोस्तों राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में लिखी गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा में मनोनीत होने वाले सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 12। ये सदस्य आपके लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस और साइंस, मतलब साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंधित होते हैं। और ये जो नियुक्ति होती है ना, मतलब मनोनयन होता है, वो आर्टिकल 83 के तहत होता है। आर्टिकल 83 के तहत इन सदस्यों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये प्रावधान ना हमने आयरलैंड से लिया है कि राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा वाले क्षेत्र के लोगों को मनोनीत किया जाए। और ये जो हमने प्रावधान लिया वो आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में पहली राज्यसभा कब गठित हुई थी? 1952 में। 13 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा का गठन किया गया था। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। ठीक है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 137 क्या कहता है?
खालिस्तान को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है। दोस्तों कौन विधानसभा का सत्र अवसान कर सकता है? तो वो है आपका राज्यपाल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राज्यपाल विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है और उसका सत्र अवसान भी कर सकता है। दोस्तों क्या भी आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। एक राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये आप याद रखिएगा। और राज्यपाल जो है ना ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है। भारत में पहली राज्यपाल कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। तो ये आप याद रखना, भारत की पहली राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके एग्जाम में आए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीटें हैं 403 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100। तो ये आप याद रखना, विधान परिषद की सीटें 403 है और विधान परिषद की सीटें 100 है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है ना ये कब बनी थी? 1937 में। उत्तर प्रदेश विधानसभा 1937 में बनी थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट आपका, प्रथम मोबाइल ओपन एक्शन जोन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों प्रथम मोबाइल ओपन एक्शन जोन ये कहाँ पे बना? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, नोएडा में बना है। ठीक है, नोएडा। नोएडा जो है ना ये गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में आए कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने मोबाइल का आविष्कार किया था। क्लियर? अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया आपका एक शहर लिखा गया है आपका गुड़गांव। गुड़गांव को गुरुग्राम भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय ये गुड़गांव में है। ठीक है। और चंडीगढ़ में ना क्या बना है? अभी चंडीगढ़ में वायुसेना का संग्रहालय बना है। वायुसेना का संग्रहालय, भारतीय वायुसेना के लिए संग्रहालय कहाँ पे बना है? तो चंडीगढ़ में बना है। अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे है और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 2018 के एटी केरनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 11वीं। नेक्स्ट आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को किस वर्ष तक विस्तार कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, 2020। खैर क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। एक चीज़ याद रखना, जो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बने हैं, ठीक है, ये सबसे पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो बना था भारत में वो प्रथमा बैंक था। प्रथमा बैंक, याद रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए दुनिया के कितने देशों को टाइगर रेंज कंट्री घोषित किया गया है? तो 13 ऐसे देश हैं जिनको टाइगर रेंज कंट्री घोषित किया गया है। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों ग्लोबल मोबिलिटी समिट जो हुआ था ना वो आपका हुआ है आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन ए। अच्छा, अभी G20 समिट होने वाला है आपका, वो नई दिल्ली में होगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके एग्जाम में आए भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ पर है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला जो है ना ये आपका नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली। ठीक है, ये आप याद रखना। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेल संग्रहालय किस शहर में है? दोस्तों भारत का रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और भारत का प्रधानमंत्री संग्रहालय कहाँ पर है? ये भी नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली, रेल संग्रहालय नई दिल्ली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का शुभारंभ किया है? दोस्तों सूर्य शक्ति किसान योजना जो शुरू की गई है ना ये किसके द्वारा शुरू की गई? तो ये गुजरात सरकार की योजना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों गुजरात का एक डांस याद रखना, टिप्पानी। टिप्पानी डांस ये कहाँ का है? गरबा डांस भी आप याद रखिएगा, डांडिया भी आपको याद रखना है। ये सारे डांस गुजरात के हैं। और गुजरात की स्थापना कब हुई? 1 मई 1960 को गुजरात बना था। 1 मई 1960। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? वो गांधीनगर है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा अपने पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7। और एक चीज़ मैं बता दूं को, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 ही होती है। ठीक। नेक्स्ट आपका, तेलंगाना पुलिस ने राज्य के पूरे पुलिस विभाग के व्यावसायिक संचार और सहयोग की ज़रूरतों को समर्थन देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा COP कनेक्ट।
COP कनेक्ट। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, 2 जून 2014। नेक्स्ट आपका हाल ही में त्रिपुरा राज्य का कौन सा फल है जिसको त्रिपुरा का फल घोषित किया गया? क्वीन अनन्नास। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों त्रिपुरा कब बना था? 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी सिब्रमन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, नाबार्ड जो है इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर किस देश में बना है? दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार, अच्छा तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट आपका सितंबर 2018 के दौरान अन्नपूर्णा वर्ल्ड ऑफ फूड इंडिया के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, मुंबई में। अच्छा मुंबई ना ये सालसेट द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। मुंबई जो है अरब सागर में आता है और ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट आपका 2017-18 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश था? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश अपना प्यारा भारत है, और भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भारत में कब मनाया जाता है? दोस्तों 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है दोस्तों दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दोस्तों दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो है माल्टोस, याद रखिएगा दोस्तों। दूध में माल्टोस शर्करा पाई जाती है, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और जो दूध है ना, दूध के लिए भारत में नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल में है, हरियाणा में। क्लियर? और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, दूध जो होता है ना एक प्रकार का इमल्सन है। दूध क्या है आपका? इमल्सन, पायस का उदाहरण होता है। ठीक है, और दूध के लिए कौन सी क्रांति थी? श्वेत क्रांति। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट, बाकी मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।